Good morning, class. Hi, Dr. Ramandeep. Welcome you all. Students, today we will be discussing eclectic views on trade and development. इससे पहले हम लोगों ने दो मेन व्यू कर लिए हैं, that is classical view and structuralist view. देखिए, क्लासिकल व्यू क्या कहता था कि जब जो ट्रेड होता है दो देशों के बीच में, दोनों देशों को फायदा होता है, तो बोथ द कंट्रीज गेट बेनिफिट, ये क्लासिकल व्यूज का कहना था। स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू क्या कह रहा था कि जब अंडर डेवलप और डेवलप कंट्री के बीच में ट्रेड होता है तो ज्यादा फायदा किसको होता है? डेवलप कंट्री को। तो अंडर डेवलप कंट्री को थोड़ा सावधान रहना चाहिए और डेवलप कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो आज का जो व्यू है वो एक मिक्सचर व्यू है, इक्लेक्टिक व्यूज, कि दो देशों के बीच में ट्रेड कैसा होना चाहिए, क्या थ्योरी है। तो ये इक्लेक्टिक व्यू जो है वो जो दोनों ही, ये जो क्लासिकल और स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू है, इन दोनों का मिक्सचर है। कुछ एक व्यू जो क्लासिकल से लेके चलता है, कुछ एक ये स्ट्रक्चरलिस्ट जैसा भी है कि कुछ एक एरिया के अंदर आपको बेनिफिट होता है इसलिए एक्सपोर्ट करते रहना चाहिए, इंपोर्ट भी करना चाहिए, और कुछ एक एरिया में आपको बिल्कुल भी दूसरे देशों के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि इक्लेक्टिक व्यूज के अंदर कौन कौन से थ्योरिस्ट ने क्या क्या कहा है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो व्हाट विल बी द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? आप इस लेक्चर को सुनने के बाद क्या जान पाएंगे? एक तो हम लोग इक्लेक्टिक व्यूज समझेंगे क्या होता है, और दूसरा इसके अंदर हम लोग 5 अलग अलग राइटर्स के व्यूज को पढ़ेंगे। सबसे पहला है रेमंड वर्नन का व्यू, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, एंड दूसरा है जो पोर्टर का व्यू, इसको पोर्टर डायमंड थ्योरी भी बोलते हैं। तीसरा स्टोपलर एंड सैमुएल्सन का व्यू, देन कीजिंग का व्यू भी देखेंगे, और लास्ट में पॉल क्रुगमैन क्या कह रहे हैं। तो टोटल हम लोग इसमें 5 जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके व्यूज को पढ़ेंगे, जिनका ये कहना है कि कैसे दोनों कंट्रीज को फायदा हो सकता है और किस तरह से आपको अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देखना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले बात तो ये है कि जो इक्लेक्टिक व्यू है वो एक कॉम्बिनेशन है किनका, दोनों का ही, क्लासिकल व्यू का और स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू का। तो इक्लेक्टिक व्यू क्या कहता है कि एक इकोनॉमी जो, देखिए क्लासिकल व्यू ने ये कहा था कि दोनों इकोनॉमी को फायदा होता है। स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू का कहना था कि सिर्फ डेवलप कंट्री को फायदा होता है, अंडर डेवलप को फायदा नहीं होता है। तो इसका मतलब तो ये है कि अंडर डेवलप को कुछ करना ही नहीं चाहिए, कभी को ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है। इक्लेक्टिक व्यू ये कहता है कि एक अंडर डेवलप इकोनॉमी को कभी भी अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरे देशों के साथ डील नहीं करोगे तो आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाओगे। अगर आप इंपोर्ट नहीं करोगे तो आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाओगे, और एक्सपोर्ट के बहुत सारे फायदे होते हैं, इंपोर्ट के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तो जो कंट्रीज जो हैं वो, मान लो कि एक अंडर डेवलप कंट्री और डेवलप कंट्री के बीच में जब ट्रेड होता है, तो हमने स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू में यही पढ़ा था कि डेवलप कंट्री को ज्यादा फायदा होता है। इसके बावजूद अगर डेवलप कंट्री को फायदा हो रहा है, तब भी इक्लेक्टिक व्यू के राइटर क्या कह रहे हैं कि अंडर डेवलप कंट्री को भी काफी सारा फायदा होता है। वो फायदे क्या क्या हैं वो अगर हमें समझ में आ जाए तो हमें पता लगेगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहना चाहिए। बट किन किन चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है वो ये राइटर्स बताएंगे आपको आगे। तो जब भी कोई एक अंडर डेवलप कंट्री है वो इंपोर्ट करती है, इंपोर्ट होता है, तो डेवलप कंट्री को ज्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप इंपोर्ट कर रहे हो। बट फिर भी जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। क्या क्या मिलता है आपको? एक तो आपको नई टेक्नोलॉजी मिलती है, दूसरा आपको नई कैपिटल गुड्स मिलती हैं, जो आपको बड़ी मशीनरीज हैं, नई नई जो मशीनरी, बड़ी मशीनरी जो आपको चाहिए बेसिक इंडस्ट्री लगाने के लिए, वो आपको मिलती है। तीसरा, कुछ आपको ऐसे गुड्स मिलते हैं जिनको हम नेचुरल गुड्स बोलते हैं, जो आपको अपने देश में कभी मिलेंगे नहीं। जैसे आपका ऑयल हो गया, ऑयल आपके पास है नहीं, तो अगर आप इंपोर्ट करोगे तो आपको वो नेचुरल गुड मिल जाता है। फिर उसके बाद आपको एंटरप्रेन्योरल स्किल्स मिलते हैं कि कोई फॉरेन की कंपनी जब यहाँ आती है तो आप बहुत कुछ सीखते हैं उनसे। आप फॉरेन की बुक्स पढ़ रहे हो, जैसे आप मार्केटिंग पढ़ते हो फ्लिप पोर्टलर की, बहुत सारा इंजीनियरिंग की बुक्स, मेडिकल बुक्स आप वहीं से पढ़ते हो, तो आपको स्किल्स मिलती है कि कैसे बिजनेस बड़ा चलाना है। फिर उसके बाद आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका अच्छा होता है। जब नई नई मशीनरी, नए नए गुड्स, नए नए प्रोडक्ट आप यूज करते हो तो उससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है।
इसके अलावा इंपोर्ट करने से आपकी R&D एक्टिविटीज अच्छी होती हैं। आप उन प्रोडक्ट को देख करके आप अपना नया प्रोडक्ट बना सकते हो। इसके अलावा कंट्री के अंदर FDI आती है, फॉरेन कंट्रीज से आप डायरेक्टली यहाँ बोल सकते हो कि यहाँ पे आप आइए और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए। और इसके अलावा आप देखोगे बहुत सारी MNCs हैं, उन्होंने इंडिया के अंदर अपनी सब्सिडरी लगा रखी है ना, तो वो अपना बेस यहाँ सेट कर लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करने से एक अंडर डेवलप कंट्री को फायदा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर ठीक है कि डेवलप कंट्री को फायदा होता है, बट जो जो आप इंपोर्ट करते हो तो बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं और धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपनी खुद की भी डेवलपमेंट आपकी होती है। तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे कि चाइना है, हांगकांग है, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया, साउथ कोरिया, इन्होंने इसी तरीके से अपनी डेवलपमेंट की है। स्टार्टिंग में इन्होंने इंपोर्ट किया, ये सारी चीजें, टेक्नोलॉजी मिल गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, FDI आ गई, MNC आ गई, फिर उन्होंने खुद की डेवलपमेंट की। तो इंडिया जो है वो भी इसी पाथ के ऊपर चल रहा है। अभी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, बट कुछ सालों के अंदर हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी खुद की बनाने लग जाएंगे, हमारे अंदर स्किल्स आ जाएंगे, FDI आ जाएगी, MNC यहाँ पे आई हुई है, तो हम लोग काफी ज्यादा इस तरह डेवलप कर पाएंगे और हमारा जो ट्रेड है वो काफी इंप्रूव होगा। तो इसको लेकर के कुछ राइटर्स ने अपने व्यूज दिए हैं। तो सबसे पहला व्यू है आपका रेमंड वर्नन व्यू। तो रेमंड वर्नन जो एक इकोनॉमिस्ट हुआ है, उसने क्या कहा है, इसने ये कहा है कि जब दो देशों के बीच में ट्रेड होता है, मान ले एक डेवलप नेशन है और एक अंडर डेवलप नेशन है, इनके बीच में ट्रेड का मेन कारण क्या है, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस, टेक्नोलॉजिकल गैप है कि अंडर डेवलप नेशन है उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, डेवलप नेशन के पास टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए वो टेक्नोलॉजी कहाँ से मिल रही है उसको, डेवलप नेशन से। तो ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है कि स्टार्टिंग में जो नेशन जैसे अमेरिका है या मान लो कोरिया है या जर्मनी है, ये जो देश हैं स्टार्टिंग में ये लोग किसी नई टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं, इन्वेंट करते हैं, तो इनकी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर मोनोपोली होती है। मोनोपोली मतलब ये इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ यही जानते हैं, तो ये क्या करते हैं, इस टेक्नोलॉजी को अंडर डेवलप्ड नेशन को बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो इनके ऊपर इनका मोनोपोली होती है, तो इनको फायदा होता है। बट क्या होता है, कुछ सालों के बाद में अंडर डेवलप्ड नेशन जो है वो भी इसी टेक्नोलॉजी को ही बनाने लग जाते हैं, सेम टेक्नोलॉजी वो भी प्रोड्यूस कर देते हैं। तो क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्री जो है उनके पास लेबर चीप होती है और उनकी मार्केट साइज उनका काफी बड़ा है और उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, इन्होंने ले लिया है डेवलप कंट्री से, तो अंडर डेवलप कंट्री खुद ही बनाने लग जाएगी जो टेक्नोलॉजी इन्होंने बाहर से ली है, और बल्कि अंडर डेवलप कंट्री तो इनसे भी सस्ता बना देगी। तो जो चीज स्टार्टिंग में डेवलप नेशन बेच रहे थे अंडर डेवलप नेशन को, अंडर डेवलप नेशन कुछ सालों के बाद में वही टेक्नोलॉजी किनको बेचने लग जाएगा, डेवलप नेशन को, क्योंकि अंडर डेवलप नेशन ने उस टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लिया है और बल्कि इनसे भी सस्ता बना दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लेबर थोड़ी चीप है और हमारे पास कुछ और नेचुरल रिसोर्सेज पड़े हैं, तो उसकी वजह से हमें वो टेक्नोलॉजी, सेम टेक्नोलॉजी सिर्फ स्टार्टिंग के अंदर आपको महंगी मिलेगी, बट बाद में अंडर डेवलप नेशन भी उसी टेक्नोलॉजी को और देशों को देने लग जाता है। क्लियर? जैसे अगर आप इंडिया की बात करो तो कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो स्टार्टिंग में आपने महंगा लिया हो, बट थोड़े सालों के बाद में उसी सॉफ्टवेयर को आप दूसरे देशों को बेच रहे हो सस्ता, तो ये थ्योरी क्या कहती है कि ये एक किस्म से लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग में तो चलो महंगा मिलता है, बट बाद में वही नेशन उसी चीज को सस्ते दामों पे देने लग जाता है, तो इससे भी उसको फॉरेन ट्रेड बढ़ता है। दूसरी आपकी जो थ्योरी है वो है पोर्टर्स व्यू ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो 1990s के अंदर 1990 के अंदर माइकल ई पोर्टर जो है, माइकल ई पोर्टर ने एक नया डेवलप किया एक मॉडल जिसको उसने पोर्टर्स डायमंड मॉडल का नाम दिया। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक नया मॉडल डेवलप किया और उसने ये एनालाइज करके बताया कि क्यों कुछ नेशन जो हैं वो ज्यादा कम्पिटिटिव होते हैं बजाय दूसरे नेशन के। Why some nations are more competitive than other countries, other nations, कि एक कंट्री जो है वो क्यों ज्यादा अच्छी है, क्यों ज्यादा कम्पिटिटिव है, उसके अंदर इतना ज्यादा, इतना वो सस्ता या इतना अच्छी क्वालिटी का कैसे दे पा रहा है सामान। तो उसके लिए उसने ये बताया कि देयर आर 4 kinds of diamonds,
4 टाइप्स ऑफ डायमंड इन ए कंट्री। 4 तरह के फैक्टर्स होते हैं, 4 तरह के डायमंड्स बोला है उसने। एक कंट्री के अंदर ये 4 मेन चीजें होती हैं जिसके कारण वो क्या बनती है, ज्यादा कंपिटिटिव बन जाती है। तो वो 4 डायमंड कौन कौन से हैं कंट्री के अंदर जो होने चाहिए। सबसे पहला है आपका फैक्टर कंडीशंस, कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो आपको फैक्टर चाहिए उनकी क्या कंडीशन है। फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपका रॉ मटेरियल हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, लेबर कितनी अवेलेबल है आपके पास, टेक्नोलॉजी कैसी है, कैपिटल कितनी है, क्लाइमेट कंडीशंस कैसी हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास अच्छी मात्रा में हैं तो आपकी फैक्टर कंडीशन अच्छी है तो आप ज्यादा कम्पिटिटिव हो जाओगे, ज्यादा अच्छे ढंग से प्रोड्यूस कर पाओगे। दूसरा उसका डायमंड है वो है डिमांड कंडीशन इन द होम नेशन। डिमांड कंडीशन इन होम नेशन, आपके खुद के कंट्री के अंदर डिमांड क्या है, डिमांड की क्या कंडीशन है, कितनी ज्यादा डिमांड है आपके खुद की कंट्री के अंदर। तीसरी जो मेन डायमंड है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड इंडस्ट्रीज। रिलेटेड इंडस्ट्री का क्या मीनिंग होता है कि एक मेन इंडस्ट्री होती है, एक रिलेटेड इंडस्ट्री होती है, उसकी क्या पोजीशन है। जैसे अगर आप देखोगे तो लेदर इंडस्ट्री मेन इंडस्ट्री है, बट इसके साथ रिलेटेड कौन सी हो जाएगी, फुटवियर इंडस्ट्री। इसी तरह हार्डवेयर जो है, कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो मेन इंडस्ट्री है, और सॉफ्टवेयर जो है वो क्या काम आएगी, रिलेटेड इंडस्ट्री हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो उसके साथ स्पेयर पार्ट की जो इंडस्ट्री है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री हो जाएगी, रिलेटेड इंडस्ट्री। इनकी क्या अवेलेबिलिटी है। मान लो आपकी कंट्री के अंदर लेदर इंडस्ट्री तो काफी अच्छी है बट फुटवियर नहीं है, तो वो एक दूसरे को मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया, तीसरा मेन पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद आपका चौथा डायमंड कौन सा है, लास्ट डायमंड, फर्म की स्ट्रेटजी क्या है। फर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। राइवलरी मतलब कंपटीशन कितना है। तो फर्म की स्ट्रेटजी अगर, पॉलिसीज और स्ट्रेटजी अगर प्रोग्रेसिव है, फर्म बढ़ना चाहती है, उसकी स्ट्रेटजी काफी ज्यादा, पॉलिसीज जो बना रखी है वो काफी प्रोग्रेसिव है, और फर्म का स्ट्रक्चर जो है वो लार्ज है, और अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, राइवलरी ज्यादा है, तो इन सब चीजों के कारण अगर स्ट्रेटजी आपकी प्रोग्रेसिव है, स्ट्रक्चर आपका बड़ा है और कंपटीशन ज्यादा है, तो आप किस तरह से अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाओगे, तो आपका जो प्रोडक्शन जो होगा वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, आप ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर पाओगे, ज्यादा एफिशिएंटली प्रोडक्ट बना पाओगे, क्वालिटी अच्छी होगी और उसकी जो कॉस्ट है वो कम आएगी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है इसलिए आपको क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी, फर्म का स्ट्रक्चर बड़ा है इसलिए आप कॉस्ट कम रख पा रहे हो, और आपकी जो पॉलिसीज हैं वो काफी प्रोग्रेसिव हैं। तो इस राइटर का क्या कहना है, पोर्टर का कहना है कि आपको ये जो चारों डायमंड हैं इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर ये चारों फैक्टर आपके अच्छे हैं तो आप कम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हो फॉरेन देशों के मुकाबले, तो फॉरेन ट्रेड आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उन चीजों के अंदर जिनके अंदर आपको ये चारों फैक्टर आपके अच्छे हैं वहां पे आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए, और जिन चीजों में आपके डायमंड अच्छे नहीं है उनको आपको इंपोर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी पोजीशन अच्छी नहीं होगी मार्केट में तो आपको इंपोर्ट करना चाहिए। और जिन चीजों के लिए, जिन प्रोडक्ट्स के लिए ये चारों डायमंड आपके अच्छे हैं उनके लिए आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए। देन देयर इज नेक्स्ट व्यू, स्टॉपलर एंड सैमुएल्सन व्यू। स्टॉपलर एंड सैमुएल्सन व्यू क्या कहते हैं, ये दोनों राइटर जो है इनका सिंपली ये कहना है कि आपका जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, जिन चीजों में आप एक्सपोर्ट करते हो वहां फ्री ट्रेड होना चाहिए, वहां पे आपको फ्रीली ट्रेड करना चाहिए, कम से कम रेस्ट्रिक्शन रखनी चाहिए अपनी उन आइटम्स के लिए जिनमें आप एक्सपोर्ट करते हो, और जो आपकी आइटम आप इंपोर्ट करते हो उसको आपको कम से कम करना चाहिए। और वहां पे आपको कौन सी पॉलिसी लगानी चाहिए, प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्शनिज्म, मतलब गवर्नमेंट को वहां इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह टैरिफ जो है वो काफी ज्यादा करने चाहिए, और एक्सपोर्ट के सेक्टर में आपको बहुत ज्यादा छूट देनी चाहिए। और जिन एरियाज के अंदर आप इंपोर्ट कर रहे हो, जिन प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट करते हो उसके लिए आपको प्रोटेक्शनिज्म लगाना चाहिए कि इंपोर्ट कम से कम करें आप, और इंपोर्ट की जगह पे आप खुद की आइटम बनाएं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आइटम जिसको बोलते हैं हम, तो उसके लिए आप काफी इंपोर्ट ड्यूटी लगाइए, टैरिफ नॉन टैरिफ जो आपके टैक्सेस हैं उनको बढ़ाइए,
और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन देनी चाहिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सेक्टर को, और बैरियर्स लगाने चाहिए ताकि इंपोर्ट कम से कम हो और इंपोर्ट की जगह हम खुद का प्रोडक्ट बना सकें। उसके लिए गवर्नमेंट को काफी उनको इंसेंटिव देने चाहिए कि आप इंपोर्ट मत कीजिए, बल्कि आप खुद क्या कर लीजिए, उसको बनाइए। और एक्सपोर्ट को हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट हम ज्यादा करेंगे तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, टेक्नोलॉजी जो है हम खरीद सकते हैं ज्यादा पैसों से। तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ बोलते हैं इसको। तो इससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ेगी। तो ये व्यू क्या कहता है, सिंपल ये यूं कहता है कि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करो, इंपोर्ट कम से कम करो, और इंपोर्ट करने की बजाय उसी प्रोडक्ट को आप अपने घर में बनाओ, अपने नेशन के अंदर बनाओ। गवर्नमेंट आपको फुल सपोर्ट करे, इंसेंटिव दे, और इंपोर्ट कम से कम करने के लिए काफी आप टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगाओ। दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर व्यू। फिर उसके बाद आपका कीजिंग व्यू है, कीजिंग व्यू ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कीजिंग क्या कह रहा है, इट वॉज गिवन बाय डोनाल्ड कीजिंग इन 1965। तो ये राइटर क्या कह रहा है, ये इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है कि देखिए, जो कंट्री वोकेशनल और स्किल्ड लेबर के अंदर अबाउंड है, कि जिस कंट्री के पास वोकेशनल या कह रो स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लेबर का मतलब कि उनके पास जो लेबर है वो स्किल्ड है, उनको पता है, उनको आता है, सारी चीजें उनको कंबाइन करनी आती हैं। जैसे चाइना है, चाइना के पास लेबर काफी स्किल्ड है, क्योंकि वो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं। चाइना में लगभग 8 लाख पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं, तो उनकी जो लेबर है वो स्किल्ड है, उनको काम करना आता है, वो कंपनियों के अंदर जाकर के काम करती हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग उनके पास है। तो ऐसी कंट्री को ऐसी आइटम्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए जहां पे स्किल्ड और वोकेशनल लेबर की जरूरत होती है, उन आइटम्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए। और जिन कंट्रीज के पास स्किल्ड लेबर नहीं है, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास अनस्किल्ड लेबर है, उनको ज्यादा नहीं आता है, ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आती है लेबर को, तो लेबर जो है फैक्ट्री में जाकर के काम कर सकती है सिर्फ हाथ वाला। तो ऐसी कंट्री को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, ऐसी आइटम बनानी चाहिए जिनके अंदर स्किल की ज्यादा जरूरत नहीं है, अनस्किल्ड लेबर की जरूरत है। तो सिंपली इसका डायरेक्टली ये कहना है कि जिस कंट्री के पास स्किल्ड लेबर है उसको मशीनरी है, जो अलग अलग आइटम्स हैं जिनके अंदर स्किल चाहिए आपको। जैसे चाइना है, चाइना जो है स्किल्ड लेबर है, तो चाइना बहुत सारी चीजें ऐसी बनाता है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गई, मोबाइल हो गए, टॉयज हो गए, तो ये सब चाइना बना रहा है क्योंकि उसके पास स्किल्ड लेबर है। और ऐसी कंट्री जिसके पास स्किल्ड लेबर नहीं है उसको वो आइटम्स एक्सपोर्ट करनी चाहिए जिसमें कि अनस्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। तो दैट इज द व्यू ऑफ द कीजिंग व्यू। देन देयर इज लास्ट व्यू, दैट इज पॉल क्रुगमैन्स व्यू। तो पॉल क्रुगमैन जो है अभी भी एक इकोनॉमिस्ट है, अच्छा इकोनॉमिस्ट है। तो इसने एक नई थ्योरी दी है, दैट इज न्यू ट्रेड थ्योरी। ओके, तो पॉल क्रुगमैन क्या कह रहे हैं, पॉल क्रुगमैन कहता है कि फॉरेन ट्रेड जो होता है वो सभी देशों के लिए अच्छा होता है, पार्टिसिपेटिंग नेशन के लिए। तो ये कह रहा है कि हर एक कंट्री को अलग अलग आइटम नहीं बनानी चाहिए, सारी आइटम नहीं प्रोड्यूस करनी चाहिए, बल्कि एक स्पेशलाइज होना चाहिए कुछ आइटम्स के अंदर, स्पेशलाइज इन सम आइटम्स। कुछ एक प्रोडक्ट इसको बनाने चाहिए जिसमें इसको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। और फिर ये क्या करेगा, सारे प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, कुछ एक प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलाइज बनेगा, और फिर ये एंट्री मारेगा अलग अलग मार्केट के अंदर, विदेशों के अंदर। तो एंट्री जब ये जितनी जल्दी एंट्री मारेगा उतना ही ज्यादा ये डोमिनेंट हो जाएगा। तो कुछ एक फर्म क्या करती हैं, डोमिनेंट पोजीशन होती है उनकी, क्योंकि वो पहले एंट्री मार चुके हैं। जितनी जल्दी आपने मार्केट में एंट्री मारी, आप उसमें फर्स्ट एंट्रेंट होंगे, तो उससे आपको डोमिनेंस मिलेगा मार्केट में, मार्केट के ऊपर आप हावी रहोगे, क्योंकि आपने पहले ही मार्केट में एंट्री मारी है, आपने सब चीजों को समझ लिया है। तो जब मार्केट के अंदर आप डोमिनेंट हो जाओगे, आपका मार्केट जो है वो लार्ज हो जाएगा, तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। उसमें एक सुविधा होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, कि जब आप लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करते हो तो आपको बहुत सारी बचतें होती हैं। जैसे आप रॉ मटेरियल सस्ते दाम पे मिल जाता है आपको बहुत सारी जो आपकी जो बनाने की जो कॉस्ट आती है वो कम आती है, क्योंकि आप लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको डिस्काउंट वगैरह
आप ज्यादा बनाते हो, ज्यादा मार्केट में जाते हो तो आपकी सेल ज्यादा होती है, तो बहुत सारी बचतें होती हैं। तो वो जो दूसरे कंपटीटर होते हैं बाद में जो मार्केट में आते हैं वो आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो इससे आप काफी ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाओगे अपनी आइटम को। तो इसने एग्जाम्पल किस चीज का लिया है, इसने एग्जाम्पल देके बताया है कि जैसे आप एग्जाम्पल लो यूके का और इटली का। तो यूके और इटली दोनों ही क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में कोई एक्सपर्ट नहीं है, इनको कोई ज्यादा कम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है क्लोथिंग के अंदर, क्लॉथ मार्केट के अंदर क्लॉथ्स बनाने में। बट क्योंकि इन्होंने जल्दी एंट्री मारी, इन्होंने स्टार्टिंग में सबसे पहले क्लॉथ मार्केट के अंदर एंट्री मारी यूके और इटली ने, तो आप देखोगे कि यूके और इटली हालांकि क्लोथिंग के अंदर कोई ज्यादा कम्पिटिटिव एडवांटेज इनको नहीं है, बट क्योंकि इन्होंने ज्यादा जल्दी एंट्री मार दी थी और ये मार्केट के लीडर बन गए स्टार्टिंग में, तो आप देखोगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इटली के और यूके के कपड़ों के लिए क्रेज बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एंट्री अच्छी मारी, एंट्री अच्छी मार के इनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल हुए, इनको काफी बचते हुई, डोमिनेंट हो गए मार्केट के अंदर, ये पूरी मार्केट को इन्होंने कैप्चर कर लिया स्टार्टिंग में। तो यूके और इटली की कंपनी जो थी वो दे वर अर्ली एंट्रेंट्स इन द क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, दे कैप्चर द होल वर्ल्ड मार्केट। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए जो जिनके अंदर स्पेशलाइजेशन आपको मिल रहा है और आप दूसरे कंट्रीज के मुकाबले अर्ली उसमें एंट्री मार रहे हो। तो राइटर ये कह रहा है कि जो आपकी फॉरेन ट्रेड जो है वो ब्रांड इमेज से और गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से बनता है। क्लियर? तो अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी ब्रांड इमेज है, ब्रांड इमेज कैसे बनती है, जब आप अच्छी क्वालिटी का गुड दे रहे हो और अर्ली आप उसमें एंटर कर गए हो मार्केट के अंदर और आप उसमें डोमिनेंट हो, तो बाकी आपको बीट नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज द मेन रीजन फॉर द फॉरेन ट्रेड कि आपको उन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए जिनके अंदर स्पेशलाइजेशन है आपका और आपकी क्वालिटी अच्छी है। तो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग दिस इक्लेक्टिक व्यू। तो अभी हमने 3 व्यू इसके अंदर मेनली इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो क्लासिकल व्यू मैं आपको एक समरी करवा देता हूं। 3 व्यूज वी हैव डिस्कस्ड। पहला है आपका क्लासिकल व्यू और इक्लेक्टिक व्यू अभी हमने किया है, और तीसरा है स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू। स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू देखिए, क्लासिकल और इक्लेक्टिक व्यू क्या कहते हैं कि जब भी फॉरेन ट्रेड होता है दो कंट्रीज के बीच में, अंडर डेवलप और डेवलप कंट्री के बीच में, तो दोनों को ही फायदा होता है। जबकि स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू क्या कहते हैं कि जब भी दो कंट्रीज के बीच में ए अगर अंडर डेवलप कंट्री है और बी अगर डेवलप कंट्री है तो डेवलप कंट्री को ज्यादा फायदा होता है, अंडर डेवलप को नहीं होता है। तो ये 3 व्यू हमने किए हैं अलग अलग। तो अब देखिए, वर्ल्ड के अंदर कम्युनिज्म अब खत्म हो गया है, जबकि डाउनफॉल आ गया है कम्युनिज्म का। तो स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू जो है वो काफी पॉपुलर नहीं है। अभी जो है सबसे ज्यादा अच्छा जो व्यू चल रहा है वो इक्लेक्टिक व्यू है, जो भी हमने किया है कि आपको किस तरह से अपने फॉरेन ट्रेड को एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए और किस तरह से आपको टेक्नोलॉजी मिलती है, आपको नए नए कैपिटल गुड्स मिलते हैं। तो ज्यादा रियलिस्टिक कौन सा व्यू है? इक्लेक्टिक व्यू। ये जो हमने लास्ट में व्यू किया है ये ज्यादा रियलिस्टिक है। तो इसमें नए नए राइटरों ने अपने अपने एक्सप्लेनेशन दी है कि किस तरह से आपको कौन से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो that was all regarding this particular chapter. Thank you so much for listening.